बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज करेक्टर स्टार्ट हम करने लगे हैं केमिस्ट्री का मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर। आपको मैं ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा कराया था रिसेंटली, उसके बाद अब मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर अब हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले आपको मैं बताता चलूँ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि इसके बाद आपको आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आपको हर एक टॉपिक पर बहुत डिटेल में लेक्चर दिया जाएगा। इस डिटेल में कि आपके एमडी कैट लेवल का और एफएससी लेवल का इंशाल्लाह आपको लेक्चर दिया जाएगा। मतलब कहने का ये है कि आपको वो लेक्चर दिया जाएगा जो आप लेक्चर सुनने के बाद उसके बाद आप कोई भी एमसीक्यू जितना मर्जी मुश्किल बन जाए आप एमडी कैट में उसको गलत अटैम्प्ट नहीं करेंगे और इन सेकंड्स आप एग्जैक्ट आंसर दे सकेंगे इंशाल्लाह ताला। ज़्यादा इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आप फ़ौरन उसको देख सकें, ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और स्पेशली एमडी कैट के स्टूडेंट्स लाजमी देखें और एफएससी के स्टूडेंट्स भी लाजमी देखें क्योंकि उनको भी काफ़ी हद तक उसका फ़ायदा होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बगैर कोई टाइम ज़ाया किए। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर मेटालिक, ठीक है। मेटालिक जो होती हैं हमारे पास सब्सटेंसेज, मेटालिक करेक्टर जो शो करते हैं उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर भी कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर किस लिहाज से? अब जो मेटल्स हैं इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगी, इलेक्ट्रॉन लूज़ करके उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कहते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती है, नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब मेटालिक करेक्टर होता क्या? ऑल द एलिमेंट्स, वो तमाम एलिमेंट्स जो कि क्या करेंगे, हमारे पास मेटल्स वो हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करें उनके पॉजिटिव चार्ज आ जाए, पॉजिटिव आयन बन जाए वो, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स विच हैव डन सी, जिनके पास एबिलिटी हो, इसमें ताकत हो, जिसमें किस चीज़ की, टू फॉर्म पॉजिटिव आयन बने वो, जिनमें ताकत है कि पॉजिटिव आयन बन सकते हैं, वो तमाम एलिमेंट्स। मतलब क्या मतलब कहने का ये है कि वो तमाम एलिमेंट्स जिनमें एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, जो जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, ठीक है, उनमें एबिलिटी है पॉजिटिव आयन बनने की। वो जो पॉजिटिव आयन बन सकता है और इलेक्ट्रॉन लूज़ करके उसे हम मेटल्स कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास इसकी जनरल सी डेफिनेशन है मेटालिक करेक्टर की। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको मैं थोड़ा बहुत इसका इंट्रो दे रहा हूँ ताकि जो इतना आपकी एफएससी बुक में है या सेकंड ईयर की, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको कुछ ब्रीफ नोट इसका मिल जाए, ठीक है, तो आपके ताकि आपका ये तैयारी इसकी अच्छी हो सके, समझ आ सके बस, ठीक है। इसके बारे में बाद में डिटेल आगे चलेगी हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। उसके आलमोस्ट आपका 1 घंटे का लेक्चर इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी भी होगा, ऑलमोस्ट 1 घंटे का ही लेक्चर आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होगा। माशाल्लाह इतनी डिटेल में लेक्चर होगा, उसमें अपने सब कुछ समझ आ जाएगी, घबराना नहीं, ठीक है। या इस तरह से आपका अभी स्टार्ट ले रहा हूँ ताकि आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो। और प्रॉपर्टीज़ हमारे पास मेटालिक करेक्टर की कुछ चंद बता दें तो ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी या हीट को जो पास से करवाना होता है उसको पास करवाना होता है, तो पास करवाने के लिए हमारे पास इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मेटल में पाए जाते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर देते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से ये हमारे पास गुड कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी में। और ये जब भी मतलब कि मोस्टली जब ये वाटर साइड रिएक्शन करते हैं, मतलब कि क्या करते हैं कि जब मोस्टली ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और यही बेसिक ऑक्साइड जब वाटर साइड रिएक्शन करवाते हैं तो बेस बनाते हैं। मतलब ये कहने का है कि मेटल्स मोस्टली बेसिस बनाएंगी, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट कलर नॉन मेटल, इसके ऑपोजिट वो एसिड बनाएंगी। तो जैसे ही कोई हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स पहले ये ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगी, बेसिक ऑक्साइड बनाएंगी, बेसिक ऑक्साइड वाटर रिएक्शन करके बेस बना देते हैं। जैसे कि आपके सामने बेसिक ऑक्साइड है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड है, उसने वाटर रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बना दी है। इस तरह कोई भी ऑक्साइड हो, आप कोई भी आप मेटल हो, उसके ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे वो हमारे पास बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। ऑलमोस्ट सब बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। और बेसिक ऑक्साइड बनाने के बाद जब वाटर से रिएक्शन करेंगे तो वहाँ बेस बनाते जाएंगे। आगे इनका कुछ जनरल सा ट्रेंड ग्रुप में अंदर क्या होता है मेटालिक करेक्टर का, आपको एज जैसे कि आप जानते हैं टॉप टू हम बटन जब बॉटम जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ करता है। साइज़ इंक्रीज़ करने की वजह से उसके नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ करेंगे, नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ करने की वजह से उनके दरमियान इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन जो कि शेल्स वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान आते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि शेल इंक्रीज़ कर गया तो नंबर इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ कर गए तो उनके दरमियान रिपल्शन इंक्रीज़ कर देगी, रिपल्शन इंक्रीज़ करेगी तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ कर देगा, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ कर गया तो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो कि न्यूक्लियस लगा रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो कम हो जाएगा, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा तो आखिरी वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालना जितना आसान हो जाएगा उतना वो जल्दी पॉजिटिव आयन बन जाएगा, तो उतना ही ज़्यादा वो मेटालिक करेक्टर शो करेगा। अब आपको मैंने बहुत डिटेल में इसको एक सिंपल वे में आपको समझा दिया क्या होता है।
ठीक है। ज़्यादा टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज इंक्रीज हुआ तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर क्या देगा, इंक्रीज़ करेगा टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाते हुए। और पीरियड में आपके सामने ही है, लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं साइज़ डिक्रीज़ होता है। ठीक है। और हमारे पास इसमें ऑलमोस्ट शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का टाइम इंक्रीज़ होता है क्योंकि साइज़ डिक्रीज़ हो गया और न्यूक्लियस पे वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन का होल ज़्यादा हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको लूज़ करने में इतनी आसानी नहीं होगी, जब मुश्किल होगी। तो जब मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो मेटल मुश्किल से मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी। तो मेटालिक पावर होती है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की पावर कितनी ज़्यादा है वो कम होती है, लिहाजा मेटालिक पावर कम हो जाएगी, मेटालिक करेक्टर कम होता जाएगा, लिहाजा लेफ्ट राइट मूव करते हुए मेटालिक करेक्टर डिक्रीज़ होता जाएगा। उनके स्मॉलर साइज़ जो होते हैं एटम, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होता है। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट चलते हैं नॉन मेटालिक करेक्टर पर। ठीक है। नॉन मेटालिक करेक्टर की हम बात करें तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि तमाम एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आइंस बन जाए, उनको हम कहते हैं नॉन मेटालिक करेक्टर शो करते हैं एटम एलिमेंट्स। ठीक है। वो एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाए, नेगेटिव आइन बन जाए। अब इनकी अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो ये पूरे कनेक्टर होंगे हीट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन इतने नहीं होते, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट नहीं कर पाते। वो मोस्टली बैट कंडक्टर्स होते हैं या फिर इंसुलेटर्स होती हैं, जैसे कि ठीक है सिलिकॉन आ गया, जर्मेनियम आ गया, कार्बन आ गया, ये सेमी कंडक्टर है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास नॉन कंडक्टर स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। लड वगैरह हमारे पास ये ऑलमोस्ट पूरे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। जो हमारे पास ये अब देखो, वो मैंने कहा था बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, मेटल जब ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगी, ये नॉन मेटल जब ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगी तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। और जो बेसिक ऑक्साइड जब वाटर रिएक्शन करेंगे तो बेस बनाएंगी, एसिडिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगी तो हमारे पास एसिड बना देंगी। ये सिंपल सी बात हमने याद रखनी है। ठीक है। आपके सामने रिएक्शन शो किया है SO3। ठीक है। ये एक बेसिक ऑक्साइड है, वाटर रिएक्शन किया तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। अब इनके ग्रुप में ट्रेंड क्या होगा, पीरियड में क्या ट्रेंड होगा, बिल्कुल ऑपोजिट होगा मेटालिक करेक्टर, क्योंकि हर चीज़ मेटालिक करेक्टर के ऑपोजिट है। मेटालिक करेक्टर इलेक्ट्रॉन लूज करना, नॉन मेटालिक करेक्टर इलेक्ट्रॉन गेन करना। वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर। वो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, ये एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। मेटालिक मेटल जो है, मेटल हमारे पास बेस बनाएंगी वाटर रिएक्शन करने के बाद बेसिक ऑक्साइड का, और ये हमारे पास एसिड बनाएंगे एसिडिक ऑक्साइड का वाटर से रिएक्शन करने के बाद। उनका ट्रेंड था ग्रुप में कि वो टॉप टू बॉटम जा रहे थे, साइज इंक्रीज़ कर रहा था, इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल हो रहा था। वो हमारे पास टॉप टू बॉटम जाते हुए मेटालिक करेक्टर इंक्रीज़ कर रहा था। यहाँ पे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना। जब गेन करेंगे तो हमारे पास गेन करना मुश्किल होगा, क्योंकि साइज़ ज़्यादा हो गया, साइज़ ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर ज़्यादा हो गई है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर इतनी ज़्यादा नहीं हुई, वो कम हो गई है। अब जैसे टॉप टू जो सबसे ऊपर टॉप पॉइंट पे होगा उसमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा। ठीक है। नीचे वाले को न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है। देखिए इसका कोई मिसाल देता हूँ आपको, जिसका साइज़ सबसे छोटा उसमें न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन करीब, न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज़्यादा, तो बाहर से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे भी अट्रैक्शन ज़्यादा, वो उसको इजीली गेन कर लेगा। जिसका आगे साइज़ बड़ा, उसकी न्यूक्लियर उस साइज़ बड़ा, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, रिपल्शन ज़्यादा हो गई, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम हो गया, जिसकी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम होगी, उसको गेन करने की पावर कम होगी, तो ज़्यादा उनको गेन करना मुश्किल हो गया, तो ज़्यादा वहाँ पर नॉन मेटालिक करेक्टर भी डिक्रीज़ कर गया। ज़्यादा टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आपको मैंने डिटेल से इसको कॉन्सेप्ट को मैंने बता दिया कि किस तरह हमारे पास नॉन मेटालिक करेक्टर टॉप टू बॉटम जाते वक्त कम हो रहा है। ठीक है। अगर इसके आप कुछ एग्जांपल लें तो आप जो टॉप मोस्ट पॉइंट होते हैं एट राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। ठीक है। देखो मेटालिक करेक्टर डिक्रीज़ कर रहा था, लेकिन नॉन मेटालिक करेक्टर क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट मूव करते वक्त इंक्रीज़ करेगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है, और हमारे पास जो क्या नाम है शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम था पीरियड में, और लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है, तो अट्रैक्शन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा हो रही है, तो हमारे पास नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज़ करेगा। नॉन मेटालिक करेक्टर अगर इंक्रीज़ कर रहा है राइट साइड पे टॉप कॉर्नर पे, और बिल्कुल टॉप पॉइंट पे हमारे पास नॉन मेटालिक करेक्टर ज़्यादा है। नॉन मेटालिक करेक्टर अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो नॉन मेटालिक करेक्टर हमारे पास ज़्यादा है। जब नॉन मेटालिक करेक्टर हमारे पास राइट साइड पर बिल्कुल टॉप पॉइंट पर ज़्यादा, तो फ्लोरीन हमारे पास सबसे ज़्यादा मोस्टली नॉन मेटालिक होती है। नॉर्मल गैसेस की बात क्यों नहीं है, क्योंकि ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं लूज़ करती है, ना उनके लिए तो ये बात खत्म। मैंने कहा नॉन मेटल वो ही है जो इलेक्ट्रॉन गेन करें, मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करें, लिहाजा इसमें हम नॉर्मल गैसेस नहीं होती इसके अंदर आएंगे, क्योंकि जो हमारे पास अब फ्लोरीन है जो वो हमारे पास सबसे ज़्यादा राइट साइड पर और टॉप कॉर्नर पर है। फिर अगर हम नॉर्मल गैसेस को ना इग्नोर कर दें तो ये हमारे पास सबसे मोस्टली नॉन मेटालिक होती है। यही ट्रेंड हमारे पास हाइड्रोजन्स के लिए भी यूज़ होगा,
5A ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली के लिए भी, 6A ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली के लिए भी यूज़ होगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास होती है नॉन मेटालिक। आपके सामने गिवन भी, आपके सामने सबसे ऊपर मैंने वो बनाई हुई है सीरीज, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नॉन मेटालिक है, फॉस्फोरस सल्फर नॉन मेटालिक है। ठीक है, इससे हम जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटालिक का करेक्टर इंक्रीज करता है। इसके जो लास्ट है बिस्मथ और प्लोनियम, बिस्मथ और प्लोनियम मेटालिक हो जाती हैं फेयरली, ऑलमोस्ट ये मेटालिक हो जाती हैं, इनके इलेक्ट्रॉन लूज करना ईजी हो जाता है। टॉप टू बॉटम जाते हो कि मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, और जो टॉपेस्ट पॉइंट है वो नॉन मेटालिक करेक्टर उसका ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर मैं आपको कुछ एक एग्जांपल आपको दूंगा, अपने पढ़ा पहले ग्रुप में हाइड्रोजन आता है, वो अगर मेटल नॉन मेटल दोनों बिहेव करता है तो टॉप पॉइंट पे आता है। क्योंकि हमारे पास उसका नॉन मेटालिक करेक्टर भी कुछ ना कुछ होता है, बाकी सब मेटल्स होती हैं, और सबसे नीचे जो फ्रांशियम होता है सबसे ज़्यादा मेटालिक होता है, उनके इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। जैसा टॉप टू बॉटम मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास लेफ्ट टू राइट वो नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका छोटा सा छोड़कर अगर मैं बताऊंगा आपको, तो ये अगर जो हमारा मेटालिक करेक्टर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी है, कि आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास टॉप टू बॉटम जाते वक्त डिक्रीज करती है तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास लेफ्ट राइट जाते वक्त क्या करती है, इंक्रीज करती है, तो मेटालिक करेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नॉन मेटालिक करेक्टर हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है, टॉप टू बॉटम जाते वक्त एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, तो हमारे पास नॉन मेटालिक करेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। और हमारे पास लेफ्ट राइट जाते वक्त हमारे पास एटॉमिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज कर देगा। दादा ये छोटा सा शॉर्टकट है, ये आप याद रखें तो इसका आपका ट्रेंड बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला आपकी सब एग्जांपल इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगी। और ये हमारी बुक का भी इतना कोई कम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, और ना ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक आप याद रखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला बाकी सब लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएंगे। और आप जरूर बाकी आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, और ये क्या नाम है इसका, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ये लेक्चर आप लाजमन लीजिएगा। इसके रिलेटेड बहुत मुश्किल एमसीक्यूज बन जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, और ये आपका बहुत डिटेल में लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला। आपका वाइट बोर्ड पे आपको एक एक चीज़ अच्छे तरीके से समझाई जाएगी। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर देखेंगे, और कमेंट जरूर किया करें आपको जिस टॉपिक की भी ज़रूरत हो। इंशाल्लाह हम तैयार कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर दें, तो हम आपको ज़रूर देंगे। और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फ़ी ईमान अल्लाह।